हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और वादे के मुताबिक मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर लेकर आया हूं फंक्शन ऑफ बैंक्स का एक और अगला वीडियो, जहां पर हम समझेंगे यूटिलिटी ऑफ बैंक्स। मतलब ये कि यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ बैंक, मतलब बेसिकली जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं जो बैंक पूरे करता है, कार्य करता है। आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं इत्मीनान से। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं यूटिलिटी फंक्शन। सबसे पहले है ड्राफ्ट्स। तो क्या हम ड्राफ्ट्स बनवाते हैं? जी हां, आपने डिमांड ड्राफ्ट का नाम सुना होगा, हम बैंक से बनवाते हैं, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। फिर लॉकर फैसिलिटी, जी हां, बहुमूल्य गहने और बहुमूल्य सामान को सुरक्षित रखने के लिए, घर से दूर कहीं सुरक्षित रखने के लिए, चोरी से बचाने के लिए आप लॉकर जो है सुविधा भी बैंक में यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग मतलब बेसिकली आप जो है अपने जो है कस्टमर के लिए शेयर्स के जरिए कैपिटल जुटा सकते हो। यू कैन रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट। आप जो है वो पूंजी जुटा सकते हो बाजार से अंडरराइटिंग के जरिए। आप मतलब कौन? बैंक। बैंक जो है वो अपने कस्टमर के लिए पूंजी भी जुटाता है, ये अंडरराइटिंग कहलाता है। फिर उसके बाद बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। उसकी वजह यह है कि आने वाले समय में उस कंपनी को लोन चाहिए या नहीं चाहिए, या मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब जो है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप किसी बैंक से प्रिपेयर करवा सकते हो अपनी कंपनी के लिए, ताकि फ्यूचर में जो है उसके रेफरेंस से आपको आगे लोन मिल सके, फाइनेंस की फैसिलिटी मिल पाए। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं, जितने भी सरकार के प्रोग्राम्स हैं जिनमें बैंक अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, तो बैंक उनमें जरूर कंट्रीब्यूट करता है, और ये सब यूटिलिटी फंक्शन कहलाते हैं बैंक के। चलिए आइए सबसे पहले ड्राफ्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अ ड्राफ्ट इज एन ऑर्डर, मतलब आदेश है टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। मतलब ये कि एक बैंक, सेम बैंक और अनदर बैंक भी हो सकता है। मतलब ये कि एक बैंक जो है की ब्रांच से किसी दूसरे बैंक की ब्रांच या सेम बैंक की ब्रांच तक पेमेंट करने का जो प्रोसेस है या ये तरीका है, ये ऑर्डर है, आदेश है, वो ड्राफ्ट कहलाता है। अ बैंक इशू ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स। मतलब ये कि बैंक जो है ड्राफ्ट अकाउंट होल्डर को भी इशू कर सकता है और नॉन अकाउंट होल्डर को भी इशू कर सकता है। मैं आपको समझाता हूं ड्राफ्ट का यूज क्या है ना। बेसिकली अगर मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट हैं, और आप जो स्टूडेंट हैं आप कॉलेज में फीस पे करना चाहते हैं, है ना। ये आपका कॉलेज है, ये आपका कॉलेज है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कॉलेज में आप फीस तो पे करना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज वालों ने बोला है कि भैया हम कैश एक्सेप्ट नहीं करते, हम ड्राफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो ड्राफ्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा, जी हां, अपने बैंक के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? अपने बैंक के पास जाना पड़ेगा आपको। बैंक के पास जाओगे, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीस फीस सबमिट करनी है, तो आप 1 लाख रुपए जो है पूरा, ये किसको दोगे? बैंक को दोगे। और बैंक साथ में 1 लाख रुपए के साथ साथ चार्जेस भी लेगा। किसके? ड्राफ्ट बनाने के। फिर बैंक जो है इसके बदले आपको बना के दे देगा क्या? ड्राफ्ट। देखने में एकदम चेक जैसा होता है, और वो ड्राफ्ट बना के देगा। ये ड्राफ्ट किसके नाम पर होगा? कॉलेज के नाम पर होगा, है ना। एबीसी कॉलेज है मान लीजिए, तो एबीसी कॉलेज के नाम पर आपने ड्राफ्ट बनवाया बैंक से। 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनवाना, तो 1 लाख रुपए बैंक को दिए और उसकी बनवाई भी दी। मतलब लगभग मान लीजिए जैसे वो 100 रुपए लगे, है ना। आपने 100 रुपए भी जो है वो किसको दिए? चार्ज जो है वो बैंक को दे दिए कि भैया 100 रुपए में मुझे ड्राफ्ट बना के दे दो। तो 1 लाख रुपए बैंक ने रख लिए, उसकी जगह डीडी बना के, डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दिया। अब आप एज अ स्टूडेंट ये डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कॉलेज में पे कर सकते हो, डीडी पे कर सकते हो। बैंक ये डीडी जो है वो रिसीव कर लेगा, बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अच्छा, और फिर ये बैंक, ये कॉलेज जो है वो अपने बैंक को ये जो है क्या करेगा? डीडी दे देगा। ये कॉलेज का जो बैंक है वहां पर डीडी पहुंचा देगा। क्लियर? और इस बैंक को ये डीडी जो है बेसिकली जब जैसे ही पहुंचेगा तो ये डीडी क्लियरिंग हाउस जाएगा, और
बैंक जो है इस डीडी के सबूत पर, ये वाला जो बैंक है इसका, है ना, स्टूडेंट का बैंक, ये कॉलेज के बैंक को पेमेंट कर देगा। मतलब सेफ पेमेंट होती है भाई सब, सीधी सीधी। इसका ड्राफ्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि चेक कैन बी बाउंस्ड, एक चेक बाउंस हो सकता है। चेक कैसे बाउंस होता है? यही स्टूडेंट अगर कॉलेज को चेक दिया होता और वो चेक यहाँ बैंक में प्रेजेंट करता तो पता चलता हो सकता अरे इनके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है या खर्च हो गए, अब चेक तो कैश ही नहीं हो पाएगा, तो क्या आएगा? चेक बाउंस हो जाता है। लेकिन डीडी बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि डीडी तो बनेगा ही तब जब पहले आप बैंक को पैसा दे दोगे, उतना उसके चार्जेस दे दोगे, तब डीडी बनवा पाओगे। तो ये डीडी तभी बनता है भाई सब। तो इसलिए ये जो है वो डिमांड ड्राफ्ट है और ये बाउंस नहीं हो सकता। ये इसलिए चेक से बेहतर ऑप्शन होता है बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए और बड़े अमाउंट के लिए, है ना, कि अगर आपको चेक बाउंस के केस से बचना है तो सीधा डीडी मंगवा लो। डीडी बनेगा ही तब जब आप उसका पहला पैसे जो है वो बैंक के पास जमा कर दोगे, है ना। तो ये जो है एक यूटिलिटी फंक्शन है बैंक का, जिसके जरिए हम एक सेफ पेमेंट का जो है मोड अपना सकते हैं। उसके बाद लॉकर फैसिलिटी, मैंने आपको बताया था कि हमारे बहुमूल्य गहने, है ना, या बहुमूल्य ऑर्नामेंट्स जो हमारे होते हैं सुरक्षित रखने के लिए, और सुरक्षित डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर हम रखना चाहते हैं, है ना, तो वो सब रखने के लिए हम जो है बैंक में लॉकर फैसिलिटी भी ले सकते हैं, है ना। 2 चाबियां होती हैं उसकी, एक चाबी जो है वो बेसिकली कस्टमर के पास रहती है और एक चाबी जो है वो कस्टमर के पास रहती है और एक चाबी जो है वो बैंक के पास रहती है ना। और दोनों साथ मिलके जो है उसको ऐसा ओपन करते हैं, है ना, घुमाते हैं तो वो लॉकर खुल जाता है। मतलब आपके पास एक चाबी रहेगी, आप बैंक जाओगे, बोलोगे मुझे लॉकर खोलना है, बैंक वाला भी अंदर से एक चाबी लेके आएगा इसी लॉकर की, दोनों साथ में लगाएंगे तब जाके लॉकर खुलेगा। मतलब ये कि ये जो लॉकर है किसी अकेले के साथ नहीं खुल सकता। मतलब मैं अकेला जाके ये लॉकर नहीं खोल सकता, बैंक भी अकेले में मेरा लॉकर नहीं खोल सकता। हम दोनों साथ में रहेंगे, लॉकर खुलेगा, बैंक कर्मचारी अंदर चला जाएगा, फिर आपको जो सामान रखना रखिए, निकालना निकालिए और बंद कर दीजिए, अपने आप लॉक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? है ना। तो ये सब जो है भाई साहब लॉकर फैसिलिटी है। बैंक लॉकर चार्जेस वेरी फ्रॉम 500 रुपीज, 500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक जो है प्रति वर्ष का चार्ज होता है लॉकर का, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लॉकर एंड द सिटी अकॉर्डिंग टू द बैंक्स वेबसाइट। मतलब ये कि बैंकों की वेबसाइट पर दिया है कि भैया साइज के हिसाब से कि कितने साइज का लॉकर चाहिए आपको। छोटा सा लॉकर भी हो सकता है, बड़ा सा लॉकर भी हो सकता है। भाई जितना कीमती माल है उसके हिसाब से ही आप लॉकर लीजिएगा ना। तो यहां पर अब वो जो है आप साइज डिपेंड करता है और प्लस किस सिटी में, किस शहर में जो है आप लॉकर लेना चाह रहे हो बैंक में, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज साइज लॉकर्स, मतलब ये कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज, ये 3 लॉकर्स हैं। तो इनके साइज, जिनका जो पैसा है वो कैसा है? स्मॉल के लिए 2000 रुपए, मीडियम के लिए 4000 रुपए, लार्ज के लिए 8000 रुपए और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 12000 रुपए आपको साल के पे करने पड़ेंगे लॉकर फैसिलिटी के लिए, है ना। ये मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूं, है ना, नॉर्मल जो मैंने जनरल जो स्टडी किया, डिस्कशन किया, है ना, और उसके आधार पे बता रहा हूं कि अभी फिलहाल इतने चार्जेस हैं। ये लॉकर फैसिलिटी, ये भी एक यूटिलिटी फंक्शन है जो बैंक हमें देता है। फिर उसके बाद बात करें तो अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस वेयर अ बैंक रेजेस कैपिटल। देखो सीधी सी बात है, बैंक सही काम इसका यही है और यही पढ़ना है, बस बाकी सब तो मोह माया है। बैंक रेजेस कैपिटल। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? बैंक जो है वो अपने ग्राहक के लिए पूंजी जुटाता है, फॉर अ क्लाइंट, है ना। कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंटल जो भी जो है उनका क्लाइंट होगा बैंक का, बैंक उसके लिए जो है वो इन्वेस्टर्स के जरिए पूंजी जुटाता है, फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज, है ना। मतलब इक्विटी और शेयर्स के जरिए जो है, इन्वेस्टमेंट के जरिए बैंक पैसा जुटाता है। मतलब ये कि अगर मैं मान लीजिए एक कंपनी हूं और ये कोई मेरा बैंक है, तो मेरा बैंक मेरी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट या पैसा जुटाने के लिए जनता से जो है शेयर्स में इन्वेस्ट करवा सकता है या शेयर उन्हें इशू करके मेरे लिए पैसा जुटा सकता है। तो ये प्रोसेस जो है क्या कहलाती है? अंडर राइटिंग कहलाती है ना। तो अंडर राइटिंग भी जो है बैंक करता है, वो पूंजी भी जुटाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। अब बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। मतलब ये कि सीधी सी बात ये है कि एक बैंक जो है वो प्रिपेयर कर सकता है क्या? प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
किसके बिहाफ में? क्लाइंट के बिहाफ में, है ना भैया। क्लाइंट का प्रोजेक्ट कैसा रहा, कैसा परफॉर्म किया, कितना पैसा लगा, कितना सक्सेस रेट रहा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनेबल द बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द मार्केट। मतलब ये कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो बैंक तैयार करेगा, इसकी मदद से क्या होगा, फर्म जो है वो, कंपनी जो है वो फंड ऑब्टेन कर सकती है। कहां से? मार्केट से। भाई मार्केट से किसी से उधार लेना पड़ेगा, तो आप बैंक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाओगे ना कि साहब ये बैंक ने मेरे कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, देख लो अगर आपको सबूत चाहिए तो। और बैंक अगर रिपोर्ट बना रहा है तो उस पर भरोसा भी सब करते हैं। तो मार्केट से फंड जुटाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंपनियों के लिए बैंक बना सकता है। हालांकि वो इसके चार्जेस लेता है, क्योंकि एक यूटिलिटी फंक्शन है ना भैया, ठीक है। तो बैंक जो है वो आपकी उपयोगिता के हिसाब से ये काम भी करता है ना। और साथ में क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अगर क्लियरेंस चाहिए, मतलब मैं अगर मान लो कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं या मेरी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के साथ डील करती है, तो भी मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी, मैं बैंक से बनवाऊंगा, ताकि आने वाले समय में गवर्नमेंट से और ज्यादा काम हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गवर्नमेंट को शो कर सकूं जो बैंक ने बनाई है। और बैंक ने बनाई है तो भैया इस पे विश्वास भी किया जाएगा, है ना, क्योंकि बैंक विश्वास का दूसरा नाम है। इंडिया में लोग बहुत विश्वास करते हैं, है ना। और ये विश्वास बना रहे इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निरंतर प्रयासरत रहता है, ताकि जनता के साथ धोखाधड़ी ना हो। क्लियर है? तो भैया यहां पर बैंक का एक और फंक्शन निकल के आया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। तो मैं आपको एक बार जो है एक और फंक्शन जो है वो दिखाऊंगा, आपका सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। मतलब बैंकों का ये फंक्शन है, ये भी एक यूटिलिटी फंक्शन है। मतलब जितने भी आपके सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए समाज कल्याण के जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी बैंक योगदान करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी आएगा, वीडियो भी आएंगे, जिसमें आपको मैं गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को जो है एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक अंदाजा बताता हूं कि सोशल वेलफेयर स्कीम जिनका संबंध बैंकों से है वो जो है वो कैसा है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है बेसिकली भारत में हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट खुल पाए, है ना, और साथ में गरीब से गरीब व्यक्ति भी है वो कम जो है डॉक्यूमेंटेशन के साथ आसानी से वो अकाउंट खोल पाए, ताकि सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का वो लाभ आसानी से ले सके, उसे पैसा मिल सके। और साथ में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा भी इसमें दी गई थी कि अगर खाते में बैलेंस जीरो है उसके बाद भी 5,000 तक का उधार जो है वो जनता बैंकों से ले सकती है, अगर उनका लेन देन पिछले 6 महीनों में बैंक में ठीक ठाक रहा है तो ये जो है भारत को या भारत के हर व्यक्ति तक बैंक अकाउंट की सुविधा पहुंचाने का काम इस योजना ने किया, और बैंकों ने बढ़ चढ़कर जो है इस सोशल वेलफेयर स्कीम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति या बीमा योजना जो है ये कहती है कि अगर किसी कारण से परिवार के मुखिया की डेथ होती है, बेसिकली ये नॉर्मल जो है अनऑर्गेनाइज जो लेबर होती है, मजदूर वर्ग जो होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं या कम कमाई वाले लोग जो होते हैं, उनके लिए है ज्यादातर, वैसे सब इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत आपको करना कुछ नहीं, आपको 330 रुपए जो है 330 रुपीज पर ईयर जो है आपको प्रीमियम भरना है, मतलब किश्त भरनी है। 330 रुपए होगा क्या उससे कि अगर किसी कारण से घर के मुखिया की डेथ हो जाती है, जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसका बीमा कराया गया है इसके तहत, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो परिवार है उसको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 2 लाख रुपीज विल बी गिवन। 2 लाख रुपए भाई साहब दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी जो है ये भी एक बीमा योजना है, और इसमें प्रीमियम जो है वो है 12 रुपीज पर ईयर। अभी जो 12 रुपीज पर ईयर है किश्त, है ना, या ईएमआई जो इसमें है, आप या ये प्रीमियम बोल सकते हो, है ना। अब ये प्रीमियम जो है अगर भरते हैं 12 रुपए साल का, तो इसमें फायदा ये है कि किसी भी कारण से डेथ होने पर, है ना, यहां पर किसी भी कारण से डेथ होने पर पैसा मिल जाता है। यहां पर एक्सीडेंट में डेथ होने पर क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा कैसे, एक्सीडेंट से, है ना। तो अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो बैंक इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों के जनधन खाते थे
उनमें सब में ऑटोमेटिकली जो है इन बीमा योजनाओं को कनेक्ट कर दिया गया। मतलब जनधन खाता होल्डर या जनधन खाता धारक जो है इन दोनों जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ जो है पाने के लिए पात्र जो है हो जाता है जनधन योजना का अकाउंट खुलवाते साथ ही, है ना। और अगर वो दोनों में रजिस्टर्ड है और अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट से हुई है तो भैया किसी भी कारण से डेथ हुई तो 2 लाख, तो 2 लाख वो, प्लस एक्सीडेंट में डेथ हुई तो 2 लाख ये, मतलब टोटल 4 लाख रुपए जो है सर्वाइवर्स को, मतलब ये कि व्यक्ति के पीछे जो लोग छूट जाते हैं उनके जो है मदद के लिए ये इतना पैसा दिया जाता है। अटल पेंशन योजना बेसिकली अभी आपको जो है महीने का 200 रुपए कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है ना, और 60 साल की उम्र तक आप ये कंट्रीब्यूशन करते हो, है ना। तो 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपए प्रति माह जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा है भाई, अभी आप महीने का कितना दे रहे हो, 200 रुपए, और 60 की उम्र के बाद पेंशन कितनी मिलेगी, 5,000 रुपए। ऐसे और भी वेरिएंट्स हैं इसमें कि आप 50 रुपए जमा कर सकते हो, 200 रुपए जमा कर सकते हो, आप 1,000 रुपए भी, डिपेंड कि आप किस उम्र में जो है ये योजना ले रहे हो। तो अटल पेंशन योजना जो है अनऑर्गेनाइज लेबर जो मजदूरी वगैरह करते हैं उनको लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वो अभी महीने का 200 रुपए जो है वो दे सकते हैं और उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपए पेंशन मिलेगा। क्लियर है। फिर इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है बेसिकली जो छोटे उद्योग होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो देने का प्रावधान रखा गया था। रुपए तक लोन किसको, फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, है ना, मतलब कि लघु उद्योगों को स्मॉल इंडस्ट्रीज, है ना, ये आप याद रखेंगे 10 लाख तक का मुद्रा योजना के तहत। तो ये इसमें भी बैंक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, स्टैंड अप इंडिया के तहत SC और ST, है ना, इन दोनों कैटेगरी में अगर स्पेशली अगर महिलाएं जो हैं, पुरुष भी कर सकते हैं पर महिलाएं अगर जो हैं SC और ST कैटेगरी में है और अगर वो कोई व्यापार और बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा और उसमें बैंक हेल्प करेंगे। तो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो SC STs के लिए है, जो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन लेकर अपना कोई बिजनेस व्यापार जो है वो शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये एक तरह से जो है बेसिकली पेंशन स्कीम ही है, लेकिन जैसे यहां पर आप 200 रुपए महीना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो अटल पेंशन योजना में, यहां पर वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनके पास इकट्ठा लमसम पैसा तो है पर पता नहीं कब तक रहेगा, ऐसा ना हो परिवार पे वो खर्च कर दें, कहीं और जगह लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो चाहते हैं कि भैया भविष्य सुरक्षित रहे। तो अगर उनके पास पैसा इकट्ठा तो लमसम पैसा जो है इस वय वंदना योजना के तहत बैंक में जमा करा सकते हैं और फिर उन्हें एक निश्चित उनका जितना भी उन्होंने पैसा लमसम जमा कराया उसके अनुपात में उसके हिसाब से 60 साल के बाद जो है पेंशन मिलने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है अभी वो 15 लाख रुपए, मतलब 15 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान इसमें बैंक स्वीकार नहीं करता। 15 लाख रुपए जमा करो आप तो 60 की उम्र के बाद जो है एक निश्चित राशि जो है पेंशन के रूप में दी जाएगी बुजुर्गों को। तो ये कहलाता है वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो इसमें भी बैंक अकाउंट की जरूरत है। तो कुल मिला के वो सारी सोशल वेलफेयर स्कीम, सामाजिक कल्याण योजनाएं जिनमें बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, तो बैंक वो सब योजनाओं में भी हेल्प करता है, सुविधाएं देता है। तो ये भी जो है बैंक का एक यूटिलिटी फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के और वीडियोस जो हैं वो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा अपने हर आने वाले वीडियोस में, और आप भी प्रतिदिन, हर दिन, एवरी डे ये नियम बना लीजिए, चाहे कुछ हो जाए कम वॉट में, लेकिन आपको नया वीडियो अपडेट जरूर करना है, आपको नए वीडियो में से पढ़ाई जरूर करनी है। रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते रहिए, अपने सिलेक्शन पर निगाहें बनाते रहिए, कर्म करते रहिए, और अगर आपको वो कर्म करने में दिक्कत आ रही है तो आपको magnetbrains.com वेबसाइट पे लॉगिन करना है। इस तरह से जो है ये वीडियोस जो है वो का लिंक ओपन होता है और फिर आप यहां पर ये कोर्स कंटेंट में जाकर किसी भी जो है चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वीडियो ओपन होगा, आप पढ़ाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो फ्रेंड्स याद रहे कि आपका सिलेक्शन है हमारा सेटिस्फेक्शन। तो हमारे साथ हर दिन बने रहिए नित नए जानकारी से भरे वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद।